जब आप तैयारी करने लगते हो ना, तो धीरे धीरे आपको महसूस हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। कि देखो बच्चे, हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब जानता हो। तो आप तो अभी इतने छोटे हो, आप कैसे जानोगे? इंटरव्यू में मेरे ख्याल से इंटरव्यू आधा किस्मत का खेल है, और आधा आप कितना भी बनने की कोशिश करो वो आपकी पहचान कर ही लेते हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले। तीन चीज़ें ही आपको सेलेक्ट करती हैं, ना तो मीडियम मैटर करता है, ना तो बुक्स मैटर करती हैं, और ना ही कोई कंटेंट मैटर करता है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 3 घंटे 20 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप चाहे उर्दू ही क्यों ना लिख रहे हो, वो आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं तो और भी जा रहा हूँ, तमिल भी आप लिख रहे हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो भी नया एस्पिरेंट है, अगर वो यूपीएससी में चाहता है तो उसका पहले अपना मेंस ही तैयार करना चाहिए। मेंस बेसिकली उससे ही पहले मैं कहूँ तो ऑप्शनल अपना तगड़ा करना चाहिए। मेरा नाम राजाराम अग्रवाल है, मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज से की है। ये मेरा सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा प्रयास था। फर्स्ट अटैम्प्ट का क्या रिजल्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, शायद कुछ स्ट्रेटजी कमी थी और कहीं ना कहीं नॉलेज भी कम थी। अभी आपका सेकंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, और आप इंटरव्यू तक आए हो, तो कहीं ना कहीं पहले अटैम्प्ट से आपने कुछ गलतियों को सीखा होगा, कुछ एनालिसिस किया होगा कि ये मिस्टेक्स हमसे रह गई, तो उनको अगर आप पॉइंट करना चाहो, उस पर लाइट डालना चाहो, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। पहला तो ये कि अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाइए, क्योंकि मैं सही कहूँ तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस दिन यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपकी खुद की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट आपका तैयार है तो उस पर केवल बार बार बुक्स मत पढ़िए, और भी चीज़ों को देखिए। और आप अगर ये महसूस करते हैं कि आपको चीज़ें भूल जाएंगी, तो ज़रूरी नहीं है, आपका माइंड आपसे ज़्यादा जानता है, सबकॉन्शियस माइंड। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको क्लिक कर देगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। बस मैंने यही ध्यान रखा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सारा चीज़ है, जब मुझे वहाँ आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिक रिकॉल होगा। तो इस चीज़ को मैंने दूसरे चांस ध्यान रखा, और मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं सोचा कि मुझे उन चीज़ों को बेसिकली कवर कर लेना, चूँकि एक वास्ट सिलेबस है यूपीएससी, आप जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मैं पढ़ता जाता था, मुझे लगता था कि हाँ यार, सबकॉन्शियस माइंड में सब है, वो जैसे एग्ज़ाम आएगा मैं रिकॉल कर लूँगा। और होता भी ऐसे ही है, चूँकि क्वेश्चन कहीं प्रेडिक्टेबल होते नहीं हैं, वो आपके पास जो नॉलेज है वो कहीं कहीं यूटिलाइज़ होती है और आप आंसर कर लेते हैं। सर, बहुत सारे जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो सबका कहना एक ही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। लेकिन वो जो नया एस्पिरेंट्स यहाँ पे आता है, या फिर नया कहीं भी तैयारी घर पे रह के तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स आते हैं, बहुत सारे बुक्स आते हैं, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, अलग अलग बुक्स के अलग अलग सब्जेक्ट से बहुत सारे नोट्स हैं, तो सब एक साथ खरीद लेता है। लेकिन अब वो लिमिटेड कैसे रखे उसको, तो आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया था, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, अगर आप उनको सजेस्ट कर पाओ? देखो, एक तो आपको जो बोलेगी भीड़ भाड़ जो बहुत सारी कंटेंट्स है, आपके पास में पहले ही बताया कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको ये बुक इस सील का भी करनी है। यदि आपको हिस्ट्री करना है तो आपको याद रखना है कि एंशिएंट के लिए करना है, मेडिवल के लिए और इसके लिए। 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे, आप कितने भी कर लो। आप 15 क्वेश्चन होता है, आपको लगता है कि 10 कर लेंगे, बस इनफ है। बहुत ज़्यादा अतिवादी मत बनना, आदिवादी मत बनो। दूसरी चीज़, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी यही किया कि मैंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बुक रख ली, और शायद मैंने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास ना तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय था, और मुझे लगा जो एनसीईआरटी में है, अब वो जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया और पाया कि अब एनसीईआरटी वहाँ से बहुत कम पूछता है, आवश्यकता है कि इससे परे जाने की। तो मैं परे जाकर पढ़ा और सफलता मिल गई। एनसीईआरटी का आपने बताया, एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन और जो स्ट्रेटजी में हम देखते हैं, फिर टॉपर से हम बात करते हैं, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक हुआ बना हुआ है, पहले एनसीईआरटी खत्म करो, 2 बार पढ़नी चाहिए, सारे नोट्स बनाने चाहिए। ये आपने कैसे किया, और विदाउट एनसीईआरटी आप कैसे आपने आगे चीज़ें फॉलो करी, और विदाउट एनसीईआरटी आपको डर नहीं लगा कि एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कैसे सारी चीज़ें होंगी? पता है, यही हमारे दिमाग का खेल है, सबकॉन्शियस माइंड में काम चलता रहता है। जो लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, जिन्होंने बोल रहे हैं कि उन्हें बुक नहीं पढ़ी, और जो बोलते हैं कि उन्होंने पढ़ी है, बेसिकली उन्हें सबने पढ़ा रहा होता है, पर उनको पता नहीं होता। अब जैसे हो सकता है मैं एनसीईआरटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई बंदा बहुत अच्छे से पढ़ रहा हो तो वो डीपली कंसाइल कर रहा है, चीज़ों कर रहा है, क्योंकि वो 12th तक की हैं और 12th लेवल तक करते हैं। अब कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मेरे पास मोबाइल रखते हैं, जो भी उनको लगता है कि इसके बारे में और जानकारी वो खगाल लेते हैं, वो उनका एडवांस हो गई। अब मुझे ऐसे याद है नहीं कि मैं अपने बगल में मोबाइल रखूं और बार बार इंटरनेट से देखूं, तो मैं एडवांस बुक पढ़ लेता हूं, दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए वो भी अपनी जगह सही है और लगता है मैं भी अपनी जगह सही हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट के बारे में बता देता हूं। 1 मई सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो एकदम रियल फील आने वाला है। जिस तरीके से रियल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। ये प्रीलिम्स स्पेशल है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ पर आप 4 करोड़ तक के प्राइजेस, स्कॉलरशिप और बहुत सारे वाउचर्स आप जीत सकते हो। जैसे कि स्कॉलरशिप की बात की जाए तो रैंक 1
1 to 3 के बीच में अगर आप आते हो तो 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 4 to 10 के बीच में आते हो तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 11 to 50 के बीच में आते हो तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर रैंक 51 से 500 के बीच में आते हो तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो। लाइव टेस्ट ये होगा, तो इस मौके का फ़ायदा जरूर उठाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट जाएं अपने आप को इनरोल करें। और मैं बता दूं 25 से 28 अप्रैल के बीच अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हो MFYT10 तो 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। सर मेंस के लिए किस तरीके से तैयारी करिए? आंसर राइटिंग को लेकर बात करें या फिर और भी जो तैयारी है NCERT की अलग अलग पेपर है उनकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तैयारी, किस तरीके से आपने मैनेज किया, क्या स्ट्रेटजी थी उसके लिए आपकी? पहले तो जो भी नया एस्पेरेंट है, अगर वो यूपीएससी में चाहता है तो उसका पहले अपना मेंस ही तैयार करना चाहिए। मेंस बेसिकली उससे ही पहले मैं कहूँ तो ऑप्शनल अपना तगड़ा करना चाहिए। ऑप्शनल हो जाए फिर आप मेंस पर आइए, आपको देखिए कि आपका ऑप्शनल कहाँ कहाँ कवर कर लेता है, उस एरिया को छोड़ दीजिए आप। फिर आप मेंस में तैयारी कीजिए। मेंस के लिए आपको अभी कंटेंट पर ही फोकस करना है। अगर आप NCERT नहीं भी कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी है। मैंने ऐसे कई बच्चे जो मेरे साथ थे, अभी मेरे बैचमेट भी हैं, उनसे मैंने पूछा, वो कोई तैयारी नहीं करते। कोई एक तो कुछ तो ये हैं जो 8-8 घंटे सर्विस करते हैं, आते हैं उनके पास जो नॉलेज होता है वही लिख के चले जाते हैं। बस उनके पास कला होती है प्रेजेंटेशन की। और मुझे लगता है जो प्री और मेंस के दौरान जो आपको समय मिलता है वो इनफ टाइम है आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो आप कंटेंट किस तरफ फोकस करते रहिए, जैसे प्रीलिम्स हो प्रेजेंटेशन पर फोकस करने लिए हो जाएगा। ओके सर, ऑप्शनल की बात करें तो आपका क्या ऑप्शनल है और मीडियम क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। मीडियम हिंदी। हिंदी मीडियम है, ग्रेट। हिंदी मीडियम को लेके कभी ऐसी एक बन गया है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कम सिलेक्शन होते हैं। अगर लोगों से बात करो वो भी बोलते हैं अरे भैया हिंदी मीडियम ले लिया तुम्हारा तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे सिलेक्शन लोगे, इतना सिलेक्शन रेट कम है। तो हिंदी मीडियम को लेके आपकी कैसे आपने इसमें आप अपने आप को मोटिवेट किया कि हाँ यार हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होंगे? और किस तरीके की हिंदी मीडियम को लेकर रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम बहुत सारी होती है कि रिसोर्सेज मार्केट में नहीं है हिंदी मीडियम को लेकर, और जो बवाल अभी एक काटा जा रहा था बीच में कि UPSC भी बायस होता है हिंदी मीडियम को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब भी मैं फिर कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी के लिए बस आपका वही है ना, 3 चीज़ें होनी चाहिए, डेडिकेशन, फोकस और आपका हार्डवर्क। ये 3 चीज़ें ही आपको सेलेक्ट करती हैं। ना तो मीडियम मैटर करता है, ना तो बुक्स मैटर करती हैं, और ना ही कोई कंटेंट मैटर करता है। आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाते हो वो आपका डिपेंड करता है। आपके अगर इतनी मैं कहूँ तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 3 घंटे 20 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप चाहे उर्दू ही क्यों ना लिख रहे हो वो आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं तो और भी जा रहा हूँ, तमिल भी आप लिख रहे हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या, मतलब यहाँ पे मीडियम मैटर नहीं करता। ओके, और सर एग्जाम रूम की किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होती है एग्जाम हल करने की, सॉल्व करने की? बताते हैं कि पढ़ के कितना भी जाओ लेकिन जो एग्जाम रूम में बैठ के वहाँ पे जो करना है वही मायने रखता है। तो किस तरीके से आप एग्जाम पेपर सॉल्व करते हो? जैसे प्री की अगर बात करें जाए तो कैसे स्टार्ट करते हो? जैसे बोलते हैं हार्ड क्वेश्चन पहले देखने चाहिए या फिर पहले पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए, फिर देखना चाहिए कौन से आ रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, कैसे करते हो आप? हाँ, जो आपने एक तरीका बोला कि हाँ मैं भी ऐसे ही करता था। 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करता था। पहले राउंड में वो जो मुझसे हो जा रहे हैं ताकि मैं जल्दी से कम कंप्लीट तो कर लूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप शुरू के में समय बिता दिए तो आपने लास्ट के इजी क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो बेहतर सही यही है कि आप 2 राउंड में करें। ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर लीजिए, लास्ट के क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, वो आपकी कैपेबिलिटी डिप्लेस कर देंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप ये भी मत रहिएगा कि वही क्वेश्चन आने वाला है, जो आपसे गलत हो रहे हैं आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, एक राउंड पहले राउंड में कर लेना है, दूसरे राउंड में फिर से आपको वो क्वेश्चन करना है जहाँ 50-50 है। अगर आप देख रहे हो कि आप 70 तक पहुँच गए, कुछ को अगर आपको लग रहा है कि आप 68 तक भी पहुँच गए, आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें 58-51 तो सही हो ही जाएंगे, बस हो गया, आप वहाँ रुक जाओ, आपका सिलेक्शन है, आप मेंस की तैयारी करो। इसके बाद आपने कोचिंग का नहीं बताया, मैंने पूछा ही नहीं, कोचिंग आपने लिया है, किस तरीके से शुरुआती गाइडेंस कहाँ से मिला, कैसे तैयारी करी आपने शुरू? देखिए, जो प्रीलिम्स था तो प्रीलिम्स तो आप सेल्फ ही करते हो, प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है प्रेजेंट में। मेंस की बात है तो हाँ, अगर आप ऑप्शनल आपका वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा था, तो मुझे लगता है ऑप्शनल के लिए कर लेना चाहिए। और जहाँ तक कि प्रश्न है आपका जीएस पेपर, तो जीएस पेपर में अगर आपने ऑप्शनल कोई 8 सब्जेक्ट लिया तो कुछ एरियाज़ कवर हो जाते हैं। रिमेनिंग जो एरियाज़ हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं और कुछ बेस्ट टीचर भी मार्केट में हैं जो सभी को पता है टीचर्स कौन से हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर एक अच्छा टीचर है हिंदी मीडियम के संदर्भ में। इसके अलावा भी कई टीचर लगभग अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे और 1-2 लेक्चर अगर किसी टीचर के लेंगे, आपको लगता है कि उसकी वेवलेंथ और आपकी वेवलेंथ में मैच हो रही है, तो आप उससे लेते जाइए। मेंस की कंटेंट तैयार हो गया, आंसर राइटिंग आपको अपने स्तर पर तैयार करना है, उसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बस हो गया। अभी जैसे आपका मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करी, क्या क्या आपने एक्टिविटीज़ करी? चूँकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे अब चूँकि मैं पहला दे चुका हूँ तो ये कह सकता हूँ कि अब मुझे मेंस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में मेरे ख्याल से इंटरव्यू आधा किस्मत का खेल है
और आधा आप कितना भी बनने की कोशिश करो वो आपकी पहचान कर ही लेते हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को छुपा ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि यार मैं ऐसा आंसर दे दूँगा, ऐसा आंसर दे दूँगा, कुछ नहीं होता। आप वही बोलोगे वहाँ जो आपका एक्चुअल व्यक्तित्व है। तो उसके लिए आपको व्यक्तित्व के लिए तैयार नहीं करना है। पहली बात, व्यक्तित्व आपका जैसा है आप वैसे ही रहने दीजिए। आप अगर जल्दी बोलते हैं, आप धीम बोलते हैं, आप अटक के बोलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। वो इतने पैसेंस वाले चेयरमैन हैं कि वो आपको सुनेंगे, वो आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं। दूसरा, आपके अंदर हिचक होती है, जैसे कई बार कुछ बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते कहीं बोलने के लिए, तो ऐसे में है कि आप जितना ज़्यादा मौक़ हो सके आप मौक़ दीजिए। आप इस बात से भूल जाइए कि मौक़ में आपको रिव्यूज़ कैसे मिल रहे हैं। बस इस बात पर फोकस कीजिए कि आप जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वही इंटरव्यू का एक रोल है। इसके अलावा इंटरव्यू का जो आप मौक़ देते हैं उसका कोई रोल नहीं होता इसके अलावा। 2 मिनट आपका और लेंगे सर। इंटरव्यू रूम के बारे में बात करेंगे, किस तरीके का माहौल था और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, कुछ क्वेश्चंस आपको याद हों? इंटरव्यू का माहौल तो एक ऐसा रहता है जैसे आप किसी के ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप एक मेन पर्सन होता है जिससे आप डील कर रहे हो, वैसा ही माहौल होता है। कोई ऐसा नहीं होता जैसे आप इंटरव्यू वगैरह मॉक वगैरह देखते हो, वैसा बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मल होता है। ना ही वो आपसे बहुत अधिक उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप कोई चमत्कार कर दोगे रूम में आकर के, कि आप ऐसा जवाब दे दोगे कि तालियां बजने लगेगी, वाह वाह आपने क्या जवाब दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल ही जवाब देते हो और हर कोई वही प्रश्न पूछता है जो उसको आता है, ना कि वो प्रश्न पूछता है जो उसको नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कोई आंसर के वे में उसको कुछ अच्छा लग जाए कि कुछ अच्छा बोल गया है, तो आपको मार्किंग दे देते हैं। मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास परिणाम नहीं है तो मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा इसमें, पर कॉर्डियल होता है। आपसे आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उसी जोन में ले जाके प्रश्न पूछते हैं जहाँ आप कंफर्टेबल हैं। सर, अपनी लाइफ में कोई अगर बड़ा दिन होता है, जैसे आपका एक दिन पहले, अगर प्रीवियस नाइट की अगर बात करें, आपका आज इंटरव्यू था, तो अपनी लाइफ में कोई बड़ा दिन होने वाला होता है तो उस रात नींद नहीं आती है, मन में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, कैसा होगा। तो कैसा प्रीवियस नाइट कैसे गई आपने, किस तरीके का मतलब फीलिंग थी? और अभी अगर आप देकर आ रहे हो एकदम से रिलैक्स हो गए, फ्री हो गए, ऑब्वियस बात है आपका इंटरव्यू जो था इतनी बड़ी चीज़ थी वो हो गया, तो प्रीवियस नाइट किस तरीके की फीलिंग थी? घर से जब आ रहे थे कैसा लग रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखिए ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जब आप अंतिम पहुंच जाते हो तो आप कोशिश करते हो यार कि कुछ भी ना छूटे, जो भी हो कवर कर लें। पर एक्चुअली में ना ऐसा कुछ है नहीं। मैंने जो भी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो भी मैंने प्रीवियसली तैयार किया वो मेरे उतना काम नहीं आया। तो मैं इसी देना चाहूँगा जो आगे भी इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर जो भी आप भविष्य में देंगे, वो एक बात याद रखें कि ज़्यादा पैनिक ना करें। वो जैसा आपका व्यक्तित्व वैसा ठीक है। आपको फैक्ट सोच रहा, आपको फैक्ट नहीं आते, कोई ज़रूरत नहीं फैक्ट की। आप वहाँ सॉरी बोल दो कि सर मुझे फैक्ट नहीं पता, या आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ अनुमान के आधार पर आप बोल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूँ देश में गरीबी कितनी है, तो आप एक अनुमान का आधार बता दोगे कि सर लगभग मुझे लगता है, अपने आप गाँव को देखकर बता दो कि लगता है सर लगभग 30 से 40% लोग गरीब होंगे। ठीक है, आपका यही तो व्यक्तित्व है। आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हो, बस। बताते मना भी कर सकते हैं आप, अगर ऐसा कोई वो नहीं कोई क्वेश्चन आ रहा तो आई डोंट नो बोल हाँ, सकते वो पहले ही आपको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि देखो बच्चे, हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब जानता हो, तो आप तो अभी इतने छोटे हो, आप कैसे जानोगे। तो ये वो पहले ही बोल देते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो कि अपने आपका जो व्यक्तित्व आप वो एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपके नॉलेज तो चेक हो चुका है। इसलिए आप इसकी टेंशन मत लो कि आप कुछ आता नहीं है। बस ये है कि आप कितने अच्छे हो, कहने का मतलब कि आप समाज को लेकर चल पाओगे नहीं ले पाओगे, आपके अंदर वो बात है कि नहीं है कि सोसाइटी किसी वर्ग के साथ भेदभाव तो नहीं करोगे। अगर वो नहीं करोगे तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। कितने क्वेश्चंस में आपने बोला आई डोंट नो? मैंने लगभग, हालांकि 4 क्वेश्चन में मैंने कोशिश की कि आंसर दे दूं, पर चूंकि बाद में मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं आता है प्रश्न, तो बाद में मैंने बोला कि सर मुझे शायद मुझे और इस विषय पर पढ़ लेना चाहिए। दूसरा एक ही शायद मुझे क्वेश्चन था जिस पर मैंने सॉरी बोला कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता, बाकी मैंने सब आंसर दिए और कई विषय पर मुझे अप्रिसिएट भी किया गया। तो एक तरीके से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा अप्रिसिएट होकर जवाब देने का प्रयास करे। IAS IPS बनने के लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इस जर्नी में। किसी की मोटिवेशन होती है अपने पेरेंट्स को लेकर, मोटिवेशन होती है किसी को कहीं कोई इंसल्ट हुआ होता है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, फिर उसका मोटिवेशन होता है कि मुझे IAS IPS बनना, तब इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा। फिर ऐसा कोई गाड़ी का होता है किसी को, जो लोग फॉलो करते हैं। अगर यूट्यूब पर अभी जाकर देखो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, काफ़ी क्रेज़ है, IAS IPS की शादी हो रही है, वो वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। IAS IPS का जो भोकाल बोलते हैं, लाल बत्ती और काफिला उनका, आप किस तरीके से मोटिवेशन लेते हो, किस तरीके की सोचते हो आप जब आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, और क्या ख्याल आते हैं कि किस तरीके का आपका व्यक्तित्व होगा उस टाइम पे? ये सारी चीज़ें बातें आती होंगी जब उस गोल अपना वो है तो उसको अचीव करने के बाद, या फिर अभी प्रेजेंट स्थिति में किस तरीके से सोचते हो आप इन चीज़ों को लेकर? ये मेरे को लगता है जो आपने बोला सही बात है। व्यक्ति का, हर किसी का स्वभाव होता है कि वो अच्छे पद पर जाए, उसको थोड़ा सा लोग महत्व दें, स्पेशल स्टेटस मिले उसका।
ये हर कोई चाहता है। और शुरू में मोटिवेशन यहीं से आता है, कोई कितना भी बोले कि मैं समाज को देख करके सीखा, मोटिवेशन यहीं से आता है। जब आप तैयारी करने लगते हो ना, तो धीरे धीरे आपको महसूस हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। शादी में ज़रूरी आना ज़रूरी नहीं है कहने का मतलब, ठीक है ना। धीरे धीरे होता है, पर एक पोजीशन में आकर आप समझ जाते हो कि नहीं यार, ये सब चीज़ें तो ऊपरी दिखावा है। एक्चुअली में ना, जो आप धीरे धीरे फील करने लगते हो कि यार समाज में ज़रूर कुछ परेशानियाँ हैं, उन्हें अगर मैं कुछ पूरा कर सकता हूँ, उससे अगर अपनी मदद कर सकता हूँ, तो मैं अपना को भाग्यशाली समझूंगा। और समाज ऐसे ही लोग को सम्मान देता है जो अग्रेसिवनेस के कारण या फिर कोई किसी से बदला लेने के कारण अगर इस फील्ड में आए हैं, तो वो 4 दिन की ही चांदनी रहती है, फिर अंधेरी रात हो जाती है उनकी। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जो नए एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी में घुसना चाहते हैं, जैसे आपने भी तैयारी शुरू करी होगी, तो आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कोई गाइड कर दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाए कि मेरा एंट्री सही हो जाए इस तैयारी में, क्योंकि एंट्री करना बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं गलत कोई रिसोर्स उठा लिया या फिर गलत चीज़ गली, पता चला बाद में ये तो तैयारी करनी नहीं थी, ये पढ़ना नहीं था, मार्केट में बहुत कन्फ्यूज़न फैला हुआ है। तो उन नए एस्पिरेंट्स के लिए आपकी कोई सजेशन हो, किस तरीके से वो इस तैयारी में एंट्री करें, आप ही की तरह सेकंड अटैम्प्ट या फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्रैक कर लें यूपीएससी क्रैक? आप उम्मीद करते हैं आप भी क्रैक करेंगे, होप करते हैं, तो उनके लिए आपके कोई मैसेज हो, कोई सजेशंस हो? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए? प्रीलिम्स मेंस के रिगार्डिंग जो भी आप उनको बताना चाहते हो, कुछ मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से या फिर किसी भी तरीके से। देखिए, प्रीलिम्स तो 5 जून को है, तो आपके पास 40 दिन बचा है। कोशिश करें कि इस समय फोकस रहें, जो पढ़ना है बहुत नई चीज़ें ना पढ़ें। अगर आपको करंट अफेयर्स, चूँकि अब लगभग पेपर तैयार हो रहे होंगे, तो अब करंट अफेयर्स की आवश्यकता है नहीं, तो बेहतर होगा कि आप अपना जो बेसिक कर रखा है उसी को बार बार रिपीट करें। जो भी हो सके, कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो देख लें ज़रूर। जो यूपीएससी का फोकस्ड एरिया बेसिकली यूपीएससी का होता है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है, बहुत मार्जिनलाइज्ड बोलें तो। जैसे अगर कोई दिख रहा है कि अल्पसंख्यक की रिपोर्ट आई है, कोई अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बेरोजगारी है, तो ये सब जो बहुत क्रूशियल एरिया हैं जिस पर कंसर्निंग होता है सोसाइटी का, बेसिकली वो एरियाज़ को कवर कर लें आप पूरा। हमारे यहाँ जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ हो गई, पॉलिटिक्स बोल रहा हूँ, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ हो गई, उससे आप तैयार कीजिए। अगर आप उसे तैयार करते हैं और आप जो नोट्स पढ़ रहे थे उसी को पढ़िए, उस पर विश्वास कीजिए। लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता, कंटेंट का बैरियर नहीं होता। जरूरी नहीं कि वो जो कंटेंट टॉपर्स पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे आप। यही तो आप में अनोखा विचित्र व्यक्तित्व होगा जो आपको आगे चल के लेके जाएगा। तो जो आपका व्यक्तित्व है उसी को बनाए रखें, उस पर विश्वास रखें कि आपने सही तैयारी की है। हाँ, अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि हाँ भाई, कई बार ऐसा लगता है जैसे आपने बोला भी, यार ये तो गलत पढ़ लिया, नहीं पढ़ना था। देखिए, पहली बात है कि 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, 85 करने, 85 लेकर आना है। तो आप ये मान के चलिए हो गया, 1-2 गलतियाँ हुई हैं, उसके चलते आप अपनी बाकी स्ट्रेटजी मत बिगाड़ लीजिए। आपने हो गया, एक बार हो गया, तो कोशिश कीजिए कि जो आपके क्लियर कट नोट्स हैं ना, वो तैयार कीजिए। और सबसे पहले अगर एग्ज़ाम हॉल में है तो क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेरी भी अंदर भी ये कमी है कि मैं क्वेश्चन कई बार ढंग से नहीं पढ़ता, इसलिए आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो यही बात है, आपके पास नॉलेज सारा है, आपको प्रैक्टिस इतनी ही करनी है इन 40 दिनों में कि क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ने हैं। क्वेश्चन सही ढंग से पढ़िए, कीवर्ड्स ढूंढिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यूपीएससी बोलते हैं ना कॉमन सेंस पे क्वेश्चन। कॉमन सेंस से यही कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ। अगर आप में कॉमन सेंस है तो कॉमन सेंस भी सब कॉन्शियस माइंड की एक कंडीशन है, कोई आपके कॉन्शियस माइंड में काम नहीं करती, वो ऑटोमेटिक काम करती है, आपको आ जाता है बस। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। होप करते हैं सर आपका सिलेक्शन हो जल्दी। मैं भी एमपी से हूँ, आपके घर पे आके जरूर आपकी जर्नी पूरा शेयर करेंगे, अच्छे से वीडियो शूट करेंगे। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दोस्तों आपको सर ने जो जर्नी बताई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने अपनी स्ट्रेटजी बताई फिल्म्स को लेकर, मेंस को लेकर, और जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करने आ रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन की बातें कुछ बताई, अपनी जो बुक्स के बारे में बताया, वो सब सुन के आपको बहुत ज़रूर नॉलेज मिला होगा। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।